हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर एनजे। आज हम फिज़िक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइट। और इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे? रिफ्रैक्शन के बारे में। किसकी? लाइट की रिफ्रैक्शन कैसे मटेरियल्स में होती है, कैसे उसके बिहेवियर रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन हमें बताई गई है, दैट इज़ द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द पाथ ऑफ अ लाइट when it passes from one transparent medium to another transparent medium is called refraction। मतलब जब कि लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है, जैसे कि ये देखो, ये है दो मीडियम, ये है मीडियम N1 और ये है मीडियम N2। ठीक है, इनमें क्या हुआ, जो ऊपर वाला मीडियम है वो है रेयरर मीडियम और जो नीचे वाला है वो है डेंसर मीडियम। ओके, तो जो रेयरर मीडियम है वहाँ से हमारे पास एक लाइट इंसिडेंट हुई लाइक दिस। ठीक है, अभी इस लाइट को ऐसा सीधा जाना चाहिए था इस मीडियम के अंदर, पर एक्चुअल में होगा क्या, ये लाइट की रे कहाँ जाएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, और इस एंगल को कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और जो हमारी लाइट इंसिडेंट हुई थी वो लाइट और नॉर्मल के बीच में, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इस इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टिव रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो जैसे कि ये केस था वैसे ही एक और केस हुआ। ऐसे ही एक और केस देखेंगे। ठीक है, अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है अभी पता चल जाएगा। यहाँ से ये रे गई थी रेयरर से डेंसर मीडियम में। अगर हम इसको डेंसर से रेयरर मीडियम में भेजें, जैसे कि ये है डेंसर मीडियम और नीचे हो रेयरर मीडियम, तो भी क्या लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी? नहीं, टुवर्ड्स नॉर्मल नहीं बेंड करेगी। तब वो लाइट बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, और उसके बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एंगल होगा अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये रे होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉट एंगल। ठीक है, और एक ऐसा और केस होगा, ऐसा एक और केस देख लेते हैं।
देखो इसमें हमें क्या बताया गया है कि चाहे मीडियम रेयरर टू डेंसर हो, चाहे मीडियम हो डेंसर टू रेयरर, अगर रे ऐसे इंसिडेंट करेगी बिल्कुल साथ, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 90 डिग्री होगा, तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी 0 डिग्री ही होगा। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री। 90 मीडियम परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, 0 डिग्री। ओके, ये थे 3 केस रिफ्रैक्शन को समझने के लिए। ओके, तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या एक टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मतलब होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चीज़ है जो हमें लाइट की प्रोपगेशन के बारे में बताती है। लाइट की प्रोपगेशन मतलब लाइट जब किसी मीडियम में ट्रैवल करेगी, जब वो स्प्रेड होगी किसी सोर्स के थ्रू, तो उसकी क्या एनर्जी होगी, किस टाइप की वेव होगी लाइट की, उसको उसका जो रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट का, स्पीड ऑफ किसी स्पेसिफिक मीडियम के साथ, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ अ डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस होता है। नंबर that describes how light propagates through a medium or defined as the ratio of the speed of light
in a vacuum to the speed of light in that medium. ठीक है, ये थी डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अभी मैथमेटिकली समझेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट और इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड विद वेलोसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू मीडियम के हिसाब से लिखना होता है, जैसे कि म्यू ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, तो इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास, वो होगा उससे क्या हमें पता चलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद आता है स्नेल्स लॉ। ये है स्नेल्स लॉ। ओके, अभी स्नेल्स लॉ का क्या किस पे बेस्ड है, रिफ्रैक्शन पे। ठीक है, तो इसमें क्या हम देखेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या बताता है। स्नेल्स लॉ ने हमें बताया कि मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं। ये है दो मीडियम, ओके, और यहाँ पे क्या होगा, ये बना हुआ है नॉर्मल। ठीक है, तो अगर इसके ऊपर एक रे इंसिडेंट करती है तो वो रे जब दूसरे मीडियम में एंटर होगी तो वो बेंड हो जाएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया था कि जब रेयरर से डेंसर मीडियम में लाइट पास करती है तो वो कैसे पास करेगी, क्लोज टू द नॉर्मल, है ना। तो यहाँ पे हमने इसीलिए इस रे को क्या, रिफ्रैक्टेड रे को कैसे बना दिया, क्लोज टू द नॉर्मल बना दिया। ठीक है, ये है इंसिडेंट रे। और अगर दूसरे केस में, मतलब इसी एग्जाम्पल में
अगर हमने इस एंगल को कर दिया थोड़ा बड़ा, तो इसकी रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगी, ऐसे, ठीक है ना। ये होगा इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये होगा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी ये एंगल हमने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि इंसिडेंट रे का एंगल बड़ा है, तो रिफ्रैक्टिव रे का भी तो एंगल बड़ा होना चाहिए ना। तो इनका जो रेशो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशो जो होगा वो हमेशा हर केस में सेम रहेगा। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को कितना भी चेंज कर दें, जो रेशो होगी वो सेम रहेगी दोनों केसेस में, ठीक है। यही है स्नेल्स लॉ। उसने स्नेल्स लॉ जिस साइंटिस्ट ने दिया उसने क्या रिप्रेजेंट किया इस लॉ के थ्रू, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होंगे, हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। ये हमेशा कांस्टेंट होगा, इसकी रेशो जो होगी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट, ओके। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ग्लास स्लैब का कुछ टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट शो करेंगे हम, ओके। तो उसको शुरू करते हैं। हमारे पास वो क्या कह रही हैं, एक है ग्लास स्लैब, एक ग्लास का क्यूबॉइड टाइप होगा, ये देखो, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, ये देखो, इसका नॉर्मल कहाँ पे है, इस रे का है नॉर्मल, इस ग्लास स्लैब का है, परपेंडिकुलरली एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, और यहाँ पे क्या है, ये इंसिडेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ पर एक रे इंसिडेंट किया जो कि यहाँ पर है एयर दैट इज़ रेयरर मीडियम एंड ग्लास दैट इज़ डेंसर मीडियम, ठीक है। तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में कोई रे जाएगी तो वो कैसे बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, है ना। टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गई ये रे, पर इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, ओके। ऐसी तो जाना चाहिए, अगर ये बिल्कुल सीधी जाती तो ये रे ऐसी इसी डायरेक्शन में ऐसे ही मूव करती ना, पर अभी क्या है, रे क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा इस रे का यहाँ पर होगा, और अगर हम इसका नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये एंगल सेम हो जाएंगे, यहाँ पर ये ऐसे,
ये दो एंगल होंगे ना, ये सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये इक्वल होंगे। अभी जो ये वाली रे है, देखो अभी जो ये रे है, ये इसके लिए तो इंसिडेंट रे है ना, ये यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है और कैसे जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो ये कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। कैसे बेंड करेगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना। इसको बेंड कहाँ पे होना चाहिए था, इस डायरेक्शन में, पर ये बेंड कहाँ हो रही है, एक सेकेंड, कोई गड़बड़ है, नहीं ऐसे नहीं समझेंगे आप, ऐसे ही देखो, जो ऊपर वाली रे है उसको यहाँ पर ऐसे बेंड होना चाहिए था, है ना, जो मैंने वाइट ड्रॉ की थी पहले, पर वो कैसे बेंड हो गई, यहाँ पर ऐसे इतना एंगल आया उसका, है ना। तो उस एक तो इस रे को ले लेंगे हम, इस रे को, और एक इस रे को, ठीक है। अभी जो यहाँ पर एंगल बनेगा ना, ये एंगल, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ओके। और ये रे यहाँ पर जानी चाहिए थी, पर शिफ्ट यहाँ हुई, इस शिफ्ट को क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट, इस शिफ्ट को क्या कहेंगे, लेटरल शिफ्ट, ओके। तो ये टॉपिक था आपका ग्लास स्लैब का। तो इसमें क्या उन्होंने बताया है कि ये जो दो रेज़ होती हैं, ये रे और ये आपस में पैरेलल होती हैं, और जो ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यहाँ पर नॉर्मल के साथ बनाया ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके इक्वल होगा, ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें यहाँ पर मिला, एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल होगा, ओके। तो ये थी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर इस रे ने फॉरवर्ड होना था, बेंड होना था, पर यहाँ पर बेंड हुई इतने डिस्टेंस पे, तो इसको इसीलिए क्या कहेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रे ऑफ रिफ्रैक्शन है जो, वो डिस्प्लेस हो रही है, उस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही है ना वो, इसलिए उसको कहेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे जो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, ओके। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये ज़्यादा होगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी। कैसे, ये एंगल और ये एंगल यहाँ पर हमने बताया ना इक्वल होते हैं, तो
एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो नेचुरली लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी तो बढ़ेगी ना, वो भी तो बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरी चीज़ होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करती है ना लेटरल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद जो ग्लास स्लैब की थिकनेस है वो बढ़ेगी तो भी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी, है ना। और फोर्थ पॉइंट है लैम्डा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये कम होगा तो ऑब्वियसली ये बढ़ेगा, इंक्रीज़ करेगा, है ना। तो ये था सब लेटरल डिस्प्लेसमेंट का। और सबसे ज़्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो हम रेनबो में देखते हैं वो किस में होती है, वायलेट कलर में होती है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। ओके, टिल देन आपको अगली वीडियो तक ये सब रिवाइज़ करके आना है। ओके, बाय।